नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एडुप्लस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी में विटामिन और मिनरल चैप्टर लेके आए हैं। इसमें हम आज विटामिन बी के 12 तरीके के जितने भी विटामिन्स होते हैं, उनके सोर्स, उनके डिजीज और उनके रासायनिक नाम क्या हैं, उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, ये हम जानेंगे। और साथ ही इसके बाद हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ आपका न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व का जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम आगे पाचन तंत्र की ओर बढ़ेंगे। तो आप इनको पहले नोट कर लें ताकि हम इनको शुरू कर पाएं। सबसे पहले आप इनको नोट कर लीजिए पूरा। चलिए हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने विटामिन्स के अन्य प्रकार को पढ़ा था। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। हमने विटामिन बी बीच में इसलिए रहने दिया क्योंकि इसका थोड़ा जो सिलेबस थोड़ा ज़्यादा लंबा है, इसलिए कि मैंने इसको रहने दिया था एक अलग स्पेशल क्लास के लिए। इसके साथ में विटामिन बी के साथ मिनरल्स को भी खत्म करूंगा आज। तो विटामिन बी में आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 यानी विटामिन बी के टोटल 8 टाइप के विटामिन यहाँ बताए हैं। जबकि टोटल कितने होते हैं? विटामिन 12। बी में 12 विटामिन होते हैं। तो मैंने यहाँ जो मुख्य विटामिन है उनको कवर किया है। उनके सोर्स क्या है, यानी उन विटामिन के साधन क्या है कि हमारे शरीर में उनकी आपूर्ति हो। और अगर हमने वो सोर्सेज नहीं लिए, वो फूड्स नहीं लिए, तो हमारे शरीर में उनकी कमी से क्या रोग होंगे। फ्रेंड्स, ये सब एग्जाम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत ही आपके एग्जाम में आते हैं। आपके पूरे कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन आपके विटामिन सेक्टर से आता ही आता है। तो इसे कृपया अपने दिमाग में बिठा कर रखें। तो हम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण 8 विटामिन हैं जो कि विटामिन बी से रिलेटेड करते हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन B1। कौन सा? विटामिन B1। विटामिन B1 का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी का विटामिन B1 थायमीन है इनका साइंटिफिक नेम। इनके सोर्सेज क्या हैं, इनके स्रोत क्या हैं? स्रोत यहाँ पे इनका आशय ये है कि कौन से फूड खाने से इन विटामिन की आपूर्ति हमारे शरीर में होगी। तो सबसे पहले अनाज, दूध, मीट, अंडा इत्यादि भोजन लेने से हमारे शरीर में विटामिन B1 यानी थायमीन की आपूर्ति होगी। और अगर हमने ये फूड्स नहीं लिए, हमारे शरीर में B1 की आपूर्ति नहीं हुई, तो इनकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा? तो बेरी रोग होगा, जिसमें भूख का ना लगना और वजन का कमी होना। बेरी रोग में आपका क्या है कि आपका वजन कम जाएगा, क्योंकि आपको भूख ही नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी, आप खाना नहीं खाओगे, तो आपका वजन क्या होगा? इसमें कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? विटामिन B1 के बाद विटामिन B2। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम राइबोफ्लोविन। और इनके सोर्सेज क्या हैं? पनीर हैं, अंडा है, दूध और हरी सब्जियां। राइबोफ्लोविन के सोर्स पनीर, अंडा, दूध और हरी सब्जियां। और इनके डिजीज कौन कौन से हैं? डिजीज इनकी कमी से, अगर आपने विटामिन B2 नहीं लिया तो किलोसिस नाम की बीमारी होती है B2 के कमी से, जिसका स्किन पे फोड़ा फुंसी निकलेगा। इनका जो किलोसिस डिजीज है उनका ये क्या है? सिम्टम है कि आपके स्किन जो है, त्वचा पे फोड़ा फुंसी निकलना। किसके कमी से? विटामिन B2 की कमी से। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटिनामाइड। विटामिन B3 का निकोटिनामाइड। अब इनके देखते हैं कि सोर्सेज क्या हैं। तो दूध है, मछली है, मशरूम और मीट है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर विटामिन B3 की आपूर्ति शरीर में नहीं होती है तो कौन सा डिजीज होता है? पेलाग्रा। कौन सा? पेलाग्रा नामक डिजीज होता है, जिसमें कि स्किन बर्न होती है, यानी जल जाती है। और कंफ्यूजन मतलब उनके मस्तिष्क में होता है। मेंटली कंफ्यूज्ड लोग रहते हैं, जो पेलाग्रा से पीड़ित लोग हैं, वो क्या होते हैं? मेंटली कंफ्यूज्ड होते हैं और उनकी स्किन जो है बर्न रहती है, यानी जली हुई। B3 के बाद हम देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का साइंटिफिक नाम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड। क्या नाम है विटामिन B5 का? पेंटाथेनिक एसिड। इनके सोर्सेज क्या हैं? इनके सोर्सेज हैं दूध यानी यकृत, मीट और ग्राउंडनट।
ये चारों और इनके अलावा भी अन्य फूड्स जो हैं वो विटामिन B5 के सोर्सेज हैं, साधन है हमारे शरीर में। और विटामिन B5 की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो बच्चों की ग्रोथ रुकना पहला डिजीज, बच्चों में ग्रोथ रुक जाती है विटामिन बी की कमी से। सफेद बाल हो जाना, ये भी विटामिन B5 की कमी से होती है। उसके बाद प्रजनन क्षमता में कमी। तो ये 3 बीमारी किनके वजह से होती है? आपको विटामिन B5 के वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B6। तो विटामिन B6 का साइंटिफिक नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम पायरोडॉक्सिन। और इनके सोर्सेज क्या हैं? सबसे पहले आलू, गाजर, अनाज आदि, ये सारे क्या हैं? विटामिन B6 के सोर्सेज हैं। इनके खाने से आपके शरीर में विटामिन B6 की आपूर्ति होगी। और इनके कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो अनीमिया। अनीमिया आपको पता है कि अनीमिया में हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड इन द सेंस आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो इसलिए विटामिन B6 में आपको आलू, गाजर, अनाज लेना चाहिए ताकि अनीमिया नामक बीमारी से लोग बचे रहें। विटामिन B7 इसके नेक्स्ट हैं और विटामिन B7 काफी फेमस है। इनका मतलब आपका रासायनिक नाम जो है बायोटीन है। क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। इनके सोर्सेज क्या हैं? मीट, गेहूं, अंडा, सब्जियां और फल। ये सारे लेने से विटामिन B7 की आपूर्ति होती है। और इनके कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो डर्मिस। डर्मिस में क्या होता है कि बाल झड़ना, ये सब इनके सिम्टम किनके हैं? डर्मिस का। तो डर्मिस के रोग से बचने के लिए आपको विटामिन B6 की आपूर्ति शरीर में लेनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। नेक्स्ट इसका देखते हैं कि इनके सोर्सेज क्या हैं। विटामिन B9 के सोर्सेज हरी सब्जियां हैं, पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, सोयाबीन है और यकृत, लीवर। तो ये विटामिन B9 के आपके रिसोर्सेज हैं। इनकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? पेचिस। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B12। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइकोब्लामिन। साइकोब्लामिन का जो है आपके सोर्सेज हैं मीट, मछली, अंडा और दूध। इनको खाने से विटामिन B12 की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B12 की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो अनीमिया होता है। आप इनको नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं इनमें जो समानता क्या है जिससे आपको इसको याद करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखिए विटामिन B6। विटामिन B6 की जो डिजीज है और विटामिन 12 यानी विटामिन 6 का जो डबल क्या हुआ? विटामिन 12। तो 6 का दुगना 12। तो विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों का डिजीज कौन सा है? तो अनीमिया। ये दोनों में कॉमन है, दोनों में रक्त की कमी होती है। और विटामिन B6 में क्या है? आपको अनाज लेना पड़ता है, आलू, गाजर, अनाज इत्यादि जो है फल। उसके बाद विटामिन B12 में जो है आपको प्रोटीन डाइट देखिए, मीट, मछली, अंडा, दूध सभी में प्रोटीन है। तो उस टाइप के फूड होते हैं। तो आप ये ट्रिक से याद रख सकते हैं इनको। नेक्स्ट इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो विटामिन सबका साइंटिफिक नाम एक बार हम पुनः देख लेते हैं तेजी से। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 निकोटिनामाइड, विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड और विटामिन B12 साइकोब्लाविन। अब इनमें आपका विटामिन B9 फॉलिक एसिड, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B12 साइकोब्लामिन और विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B1 थायमिन, ये 5-6 जो है आपके विटामिन हैं, इनका साइंटिफिक नेम अक्सर पूछा जाता है। इन पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। अब इसमें क्या है कि आप ये देखिए कि इनकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन B2 से किलोसिस, विटामिन B3 से पेलागरा, विटामिन B5 से बच्चों की ग्रोथ रुकना, प्रजनन क्षमता की कमी और सफेद बाल, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, B7 की कमी से डर्मिस, विटामिन B9 की कमी से पेचिस और विटामिन B12 की कमी से अनीमिया। तो ये आपका विटामिन बी का जो है चैप्टर यहीं क्लोज होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मिनरल्स। तो मिनरल्स देखेंगे उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व की जो क्लासेस शुरू की थी उनमें सबसे पहले क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, उसके बाद प्रोटीन के बाद हमने विटामिन शुरू किया था। अन्य विटामिन हमने देख लिए थे, विटामिन बी बचा हुआ था, विटामिन बी हमने यहाँ पे देखा आज। और इसके बाद मिनरल्स का क्लास होगा। मिनरल्स में
आपका जब क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद न्यूट्रिएंट्स चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम विटामिन्स के बाद मिनरल्स की ओर चलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इनको, उसके बाद शुरू करते हैं। तो विटामिन्स का चैप्टर शुरू हुआ, उसके बाद खत्म हुआ, उसके बाद हमने मिनरल्स खनिज तत्व ये चैप्टर शुरू किया है। तो मिनरल्स में हम अलग अलग मिनरल्स के बारे में जानेंगे, किन मिनरल्स हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और किन का कितना योगदान हमारे शरीर में है। मिनरल्स का आपूर्ति जो हमारे शरीर में किसके माध्यम से होता है और किस मिनरल की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होते हैं। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि जिंक की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दे देगा आपको अनीमिया, डर्मिस, पेचिस, ये ऑप्शन दे दिया, फोर्थ दे दिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपको इसी टाइप से आते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि मिनरल्स का जो है हमारे शरीर में, मानव शरीर में पाचन नहीं होता है। क्या होता है हमारे शरीर में? पाचन नहीं होता है। और मिनरल्स के अलावा किन का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता था? तो विटामिन्स, विटामिन्स का भी हमारे शरीर में पाचन नहीं होता है। तो आपको लगता है कि अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इस तरीके से तो क्वेश्चन हम कैसे डील कर पाएंगे? तो अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे कि आपको दे दिया जाए कि हमारे शरीर में किनका पाचन, हमारे शरीर में मतलब मानव शरीर में किन तत्वों का पाचन नहीं होता है। ऑप्शन ए विटामिन्स, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी फैट। अब इनमें से कौन सा होगा? तो सबसे पहला विटामिन्स, विटामिन्स का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। या अगर विटामिन्स ए रहेगा, विटामिन्स ए का ऑप्शन जो है विटामिन्स रहेगा, ऑप्शन बी का आंसर खनिज तत्व रहेगा, ऑप्शन सी में फैट रहेगा और ऑप्शन 4 में फिर क्या रहेगा? एक से अधिक। तो हम एक से अधिक करेंगे क्योंकि खनिज तत्व और विटामिन्स दोनों का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। और ये भी मिनरल्स भी जो है हमारे शरीर में विटामिन्स की तरह ही उपापचयी नियंत्रक यानी मेटाबॉलिक कंट्रोलर की तरह वर्क करते हैं। इनका काम क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे शरीर में है उनको कंट्रोल करना। अब इनसे पहले हम खनिज को देखने से पहले हम समझते हैं कि खनिज हमारे शरीर में किसका योगदान कैसे हुआ। तो ह्यूमन बॉडी में जो निर्माण है ह्यूमन बॉडी का वो 33 एलिमेंट से, कितना एलिमेंट से? यहां से भी एक क्वेश्चन निकल सकता है आपका कि मानव बॉडी में कितने एलिमेंट से शरीर का निर्माण हुआ। तो मानव बॉडी का निर्माण 33 एलिमेंट से हुआ, 33, जिसमें से कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये 6 तत्व मिलकर शरीर का 98% पार्ट तैयार करते हैं। यानी 6 हटा दिए 27 एलिमेंट्स जो हैं मात्र 2% आपका जो है मानव बॉडी का तैयार करते हैं, मात्र 2%। 98% पार्ट जो है ये 6 तत्व कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, CHO NPS। ये आप याद रख सकते हैं, CHO NPS। ये जो तत्व हैं आपके शरीर का सबसे ज्यादा भाग तैयार करते हैं। अब हम देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला यौगिक तो H2O, और सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिक्सचर यानी कि ब्लड यानी रक्त। और H2O कौन सा हो गया? जल, वाटर। तो यौगिक और मिक्सचर यानी मिश्रण के बीच में आपको अंतर पता है? यौगिक क्या है कि 2 तत्वों का या 2 से अधिक तत्वों का जो है एक निश्चित अनुपात में मिलन, और मिश्रण में कोई अनुपात नहीं होता, इसलिए ब्लड वो है। और H2O आपका यौगिक, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला यौगिक हमारे शरीर में H2O और मिश्रण ब्लड होता है, और तत्व जो है एलिमेंट ये ऑक्सीजन होता है। अब हम मिनरल्स को 2 भाग में बांटते हैं, किसके आधार पे? संख्या के आधार पे, उनके अनुपात के आधार पे। तो मिनरल्स का पहला जो है बल्क एलिमेंट्स, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स जो मिनरल्स के हमारे शरीर में ज्यादा पाए जाते हैं, और ट्रेस एलिमेंट वो मतलब अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो बल्क एलिमेंट्स हम लिख चुके हैं, ये क्या है? ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये कौन से होते हैं? देखिए, कैल्शियम ज्यादा होते हैं, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम और ये मैग्नीशियम इत्यादि। तो ये सारे तत्व जो है हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ट्रेस एलिमेंट जो अल्प मात्रा में होते हैं उनमें कौन से हैं? आयोडीन, फेरस यानी लोहा, जिंक, Cu यानी कॉपर,
CO कोबाल्ट, Mn मैग्नीज और F फ्लोरीन। ये सारे तत्व हमारे शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम अब आगे एक एक करके सारे तत्वों को देखते हैं कि इनकी आपूर्ति कैसे होती है और कौन से तत्व की कमी से हमारे शरीर में क्या रोग होते हैं, इनका हमारे शरीर में काम क्या है। तो इनको नोट कर लिए हैं हम, चलिए आगे चलते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, हम देखते हैं इनको एक एक करके। तो मिनरल्स में सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस का पी का, तो फास्फोरस का हमारे शरीर में काम क्या है, यह क्या जो है बोन और टीथ यानी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो अगर ये माइनस यानी इनकी कमी होगी हमारे शरीर में तो क्या होंगे, बोन और टीथ हमारे शरीर में कमजोर होंगे। तो इनके लिए हमको फास्फोरस की आपूर्ति शरीर में करनी चाहिए। और उनका सोर्सेज क्या है, कहाँ से आपूर्ति करेंगे, केला खाने से, दूध, मीट, इनके खाने से आपके शरीर में फास्फोरस की आपूर्ति होगी। तो पहला मिनरल हमने क्या देखा, फास्फोरस, जो कि बोन और टीथ की मजबूती के लिए काम करते हैं। और इनका सोर्सेज क्या है, केला, दूध और मीट। इनके कमी से क्या होगा, हमारे शरीर में हड्डियां और दांतों का मतलब मजबूती खत्म होगी, यानी वो कमजोर पड़ेंगे। नेक्स्ट मिनरल हम देखते हैं सोडियम, क्लोरीन। तो ये क्या है, सोडियम और क्लोरीन हमको कहाँ से मिलता है, इनका सोर्सेज क्या आपको पता है, NaCl साधारण नमक से, सोडियम क्लोराइड। ब्लड का ये क्या करता है, पीएच बैलेंस करते हैं। यानी पीएच बैलेंस ब्लड का कैसे, पीएच बैलेंस किनको कहते हैं, ये अम्ल क्षार संतुलन करते हैं। अम्ल क्षार संतुलन किस लिए काम करते हैं, अम्ल क्षार के संतुलन के लिए, कि ब्लड में पीएच बैलेंस रहे यानी संतुलन में रहे। और इनके कमी से क्या हो जाएगा कि लो बीपी होता है, क्योंकि जब संतुलन नहीं रहेगा तो बीपी, इनका ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। मसल्स में यानी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है और भूख कम लगेगी। तो ये तीन चीज किनके कमी से, सोडियम और क्लोराइड के कमी से। तो हमने 3 मिनरल्स देख लिए, फास्फोरस, सोडियम और क्लोराइड। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है यह क्या करता है, बोन और टीथ का सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये मजबूती नहीं, ये क्या करेगा, बाहर से प्रोटेक्शन करता है कि इनको कोई अन्य तत्व, कोई अन्य अवयव इनको नुकसान ना पहुंचाएं। तो अगर ये डाउन होगा फ्लोरीन, जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर फ्लोरीन की हमारे शरीर में कमी होगी तो क्या होगा, दांतों का क्षय इन द सेंस कि आपके जो दांत हैं, टीथ हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा और वो नष्ट होंगे धीरे धीरे करके। और इनके स्रोत क्या है, समुद्री फूड यानी सी फूड। सी फूड इनके सोर्स हैं, इनके खाने से हमारे शरीर में फ्लोरीन की आपूर्ति होती है। और जो आप सोचते हैं कि मैं तो कभी सी फूड खाया नहीं, तो कैसे आपके शरीर में फ्लोरीन की आपूर्ति हो रही, वो ड्रिंकिंग वाटर से यानी पेयजल से। पेयजल आप समझ रहे होंगे, जो वाटर हम डेली यूज में पीते हैं उनमें फ्लोरीन की मात्रा होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सल्फर। सल्फर यानी कुछ लोग इसको हिंदी में गंधक भी बोलते हैं, गंधक। ये क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं। आगे जब हम प्रोटीन चैप्टर पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि प्रोटीन का निर्माण करने में गंधक, सल्फर जो है कैसे मददगार साबित होता है। और इनके स्रोत क्या हैं, वो प्याज, लहसुन इत्यादि हैं। आपने ये देखा होगा कि, या क्वेश्चन भी कई जगह ये आया है कि प्याज और लहसुन में जो है ये तीखा गंध है, वो किसके कारण होता है, तो वो गंधक के कारण ही होता। प्याज और लहसुन में गंधक की मात्रा जो होती है, उसी के कारण प्याज और लहसुन में जो वो गंध है, जिसके कारण आपके आंखों में आंसू आ जाता है, वो प्याज और लहसुन में वो गंधक के कारण नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे क्या क्लियर किया, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन और सल्फर। तो चलिए इन सबको नोट कर लीजिए और हम फिर से आगे नेक्स्ट देखते हैं मिनरल्स को। चलिए देखते हैं हम आगे। आगे हम देख रहे हैं सबसे पहले कौन सा, फिर कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल कौन सा है, Ca। कैल्शियम का क्या हमारे शरीर में यूज है, कैल्शियम हमारे शरीर में बोन यानी हड्डियों और दांतों, टीथ, इनको जो है मजबूती प्रदान करता है। और ये क्या करता है, सेकेंड इसका वर्क क्या है, नर्व सिग्नल, यानी जो हमारे तंत्रिका तंत्र में है उसके सिग्नल को फ्लो करने में, उनके संकेत को ले जाने में, फ्लो करने में हेल्प करता है। तो इसका 2 वर्क कौन सा हो गया, एक तो बोन और टीथ को मजबूती प्रदान करता है और दूसरा नर्व सिग्नल के फ्लो में मदद करता है। कौन सा खनिज स्रोत, कौन सा मिनरल, कैल्शियम। तीसरा काम ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये जब हम ब्लड का चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से जानेंगे कैल्शियम का हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में क्या हेल्प है।
तो इनका 3 काम कौन सा हो गया, एक ये हो गया आपका कौन सा, बोन और टीथ को मजबूती प्रदान करना, दूसरा हो गया नर्व सिग्नल में के फ्लो में मदद करता है, तीसरा आपका हो गया ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। तो 3 वर्क हो गया। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। इनके सोर्सेज क्या है तो ये देखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इतने सारे कार्यों को अंजाम देता है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या फूड लेने से इनकी जो है आपूर्ति हमारे शरीर में होगी। सबसे पहले दूध यानी मिल्क, मिल्क से हमारे शरीर में कैल्शियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। दूसरा है हरी सब्जियां यानी ग्रीन वेजिटेबल। तीसरा अंडा और मीट, ये सारे भोजन लेने से हमारे शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति होती है। तो आपको कम से कम ये मिल्क जो है डेली आपके डाइट में शामिल करना चाहिए। मिल्क आपके सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, कई अन्य विटामिन में भी, इनके सबसे ज्यादा विटामिन इसमें पाए जाते हैं और बहुत सारे विटामिन इसमें क्या है कि आप जैसे मान लीजिए आपका अंडा हो गया, अंडा में हर एक चीज नहीं पाया जाता, विटामिन प्रोटीन हर एक चीज नहीं होता उसमें, लेकिन दूध आपका क्या है कि बहुत सारे हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की आपूर्ति अकेले दूध करता है। नेक्स्ट देखते हैं जिंक, यानी इनका सिंबल क्या है Zn। इनका क्या काम है, हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता को, किसको, इम्यूनिटी, हमारे शरीर का जो है प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी पावर को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। कौन करता है ये, आपका जिंक, Zn। तो जिंक का स्रोत क्या है, देखिए आप, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दूध, तो यहां भी दूध, मीट और अंडा, ये सारे स्रोत जो हैं किनके हैं, इनको खाने से आपके शरीर में जिंक की आपूर्ति होगी। कैल्शियम और जिंक हमने देखा। तीसरा देखते हैं हम कॉपर यानी तांबा। तो आपको लग रहा होगा कि हमारे शरीर में ये सारे मिनरल्स होते हैं, तांबा हमारे शरीर में कहां से होता है, जी उनका अवयव जो है हमारे शरीर में होता है। तो उनका कार्य हम क्या देखते हैं कि कॉपर का क्या काम है कि लोहे का पुनर्उपयोग, रीयूज ऑफ आयरन, रीयूज ऑफ आयरन। अब आयरन का हमारे शरीर में क्या काम है, तो ब्लड बनाने में। ब्लड किस लिए, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन। तो आयरन जो है आपका सॉरी, हीमोग्लोबिन में आयरन का यूज होता है आपका। तो आयरन की मदद से ही आपका हीमोग्लोबिन बनेगा और उसमें क्या है, ब्लड बनेगा। तो आयरन किस लिए, हमारे रक्त को बढ़ने के लिए, ब्लड बनने के लिए जरूरी है। और क्या है कि हमारे शरीर में एक आयरन का सीमित मात्रा जाता है। तो इनको क्या है कि अगर हमारा शरीर में आयरन की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, एक बार आयरन का यूज हो गया, ये आयरन खत्म हो गया और ये ब्लड में परिवर्तित हो गया, तो उसके बाद क्या है कि कॉपर जो है इसको रीयूज यानी पुनर्उपयोग के लायक बनाता है, यानी वही आयरन को रीयूज करके फिर से ब्लड का ये। तो अब इसमें क्या है कि आपका कि अगर मान लीजिए कॉपर नहीं होगा तो आयरन का रीयूज नहीं होगा, आयरन का रीयूज नहीं होगा तो क्या होगा कि आयरन की कमी पड़ जाएगी, और आयरन की कमी पड़ जाएगी तो क्या होगा कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। अब ब्लड की कमी हो जाएगी तो कौन सी रोग होगा, तो अनीमिया। अनीमिया रक्त की कमी से होता है। तो वही देखिए कॉपर का क्या यूज है, लोहे का पुनर्उपयोग। लोहे का पुनर्उपयोग किस लिए, लोहा क्या है, ब्लड बनाता है। तो ब्लड बनाने की लोहे का पुनर्उपयोग होगा तो कम मात्रा में भी आयरन क्या है उसको रीयूज करके ब्लड बना सकते हैं। इनके स्रोत क्या है कॉपर के, हरी सब्जियां, मीट, मछली, अंडा इत्यादि। और जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इनसे कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो अनीमिया, इनके किनके, कॉपर के। आपको कारण दे चुका हूं कि हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है और आयरन को ये रीयूज मतलब यानी पुनर्उपयोग के काबिल बनाता है कौन, कॉपर। तो पुनर्उपयोग के काबिल बनाता है। अगर कॉपर हमारे शरीर में कम रहेगा तो एक बार में एक ही सामान वो यूज होकर रह जाएगा, तो वो फिर हमारे आगे किसी काम का नहीं होगा। तो ये किसके कमी से, ब्लड की कमी होगी। तो कौन सा रोग होगा, अनीमिया। तो हमने कौन कौन सा देखा, कैल्शियम, कैल्शियम में देखा बोन टीथ को मजबूत करता है, नर्व सिग्नल के फ्लो में मदद करता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जिंक का क्या यूज है, हमारे शरीर के इम्यूनिटी पावर को मजबूती देता है यानी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर का क्या यूज है, कॉपर हमारे शरीर में आयरन का रीयूज के लिए उपयोग होता है, मतलब लोहे के पुनर्उपयोग के लिए काम करता है ये। तो तीनों का आपने देखा यहाँ पे क्या यूज है, इनको नोट कर लीजिए आप। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मिनरल की ओर।
इनको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। मिनरल्स में इस समय हम आयरन देखेंगे, लोहे का यूज़ क्या है हमारे शरीर में। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस कैसे है हमारे शरीर के लिए वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे शरीर में जो है वो हमारा शरीर जो है लोहे का, जिसे आप ब्लड बनता है लोहे से आयरन से, वो कैसे बनता है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, वो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, और RBC का निर्माण कहाँ होता है, और उनका नष्ट यानी कब्रगाह कहाँ है, वो नष्ट कहाँ होते हैं। और जैसा कि हमने भी बताया था कि कॉपर का क्या यूज है हमारे शरीर में, तांबे का यूज हमारे शरीर में क्या, कॉपर का यूज हमारे शरीर में ये है कि वो आयरन को पुनर्उपयोग के काबिल बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा तो देखते हैं। मिनरल्स हम देख रहे थे, अलग अलग मिनरल हमने देखा, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, सल्फर इत्यादि। उसके नेक्स्ट कड़ी में हम देखते हैं आयरन यानी लोहा। इसका हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो इसलिए क्योंकि यह जो है कहाँ मिलता है, RBC में, रेड ब्लड कार्पोल्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये क्या करता है, O2 और CO2 का परिवहन करता है कैसे, ब्लड के थ्रू। इसका हम देखते हैं स्रोत क्या है, पालक, हरी सब्जियां, यकृत, मीट, ये इनके स्रोत हैं। यानी इन सब फूड को लेने से आपके शरीर में आयरन की आपूर्ति होगी। और इनके कमी से होने वाले कौन से रोग हैं, एनीमिया, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड निर्माण में योगदान करता है। तो ब्लड निर्माण में अगर आयरन नहीं होगा तो क्या होगा कि ब्लड की कमी होगी, और ब्लड की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो चलिए हम पहले एक बार समझ लेते हैं इनको देखने से पहले कि हमारे शरीर में O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये देखिए हमारा हार्ट हो गया, यहाँ पे ऑर्गन है, यहाँ पे आपका टिश्यू है, और ये सेल है। इसको ध्यान से समझिएगा आप। प्योर ब्लड हमारे हार्ट से क्या है, हमारे हृदय से कौन सा ब्लड निकलता है, प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त। उसमें क्या होता है, HB यानी हीमोग्लोबिन, और ये O2 यानी ऑक्सीजन। हमारे शरीर में क्या ऑक्सीजन, हम जो श्वास लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन लेके जाता है अंदर और CO2 बाहर निकलता है। तो वो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन प्लस O2 यानी इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन लेके जाएगा हमारे ऑर्गन्स तक तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ये हो गया। अब ये क्या है, हीमोग्लोबिन यानी ब्लड, हीमोग्लोबिन क्या है, ब्लड है। तो हार्ट तक क्या आया, हीमोग्लोबिन प्लस O2, कहां तक, ऑर्गन तक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ऑर्गन से टिश्यू तक जो है ब्लड नहीं जाता यानी हीमोग्लोबिन नहीं जाएगा, वहां से क्या जाएगा, O2 यानी सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा। ऑर्गन से कहां, टिश्यू तक यानी उत्तक, उत्तक से सेल यानी कोशिका तक फिर से आपके क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। यानी आपका जो वहां से हार्ट से क्या चला, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन आपका ऑर्गन के पास रुक जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो क्या किया, हीमोग्लोबिन का बस इतना काम है ट्रांसपोर्टेशन, यानी हार्ट से ऑर्गन तक वो अपना काम क्या किया, पहुंचा दिया ऑक्सीजन, भाई अब तो मेरा काम हो गया। अब क्या है, ये यहाँ वेट करता है। वेट इन द सेंस आपको बोलने के लिए यहाँ पे वेट है, बाकी इनको इतना टाइम नहीं लगता है। ये विदिन 1 मिनट में तो पूरे शरीर का चक्कर लगा लेते हैं। आपके शरीर में जितना ब्लड है हम बता चुके हैं कि हमारे हार्ट में 1 मिनट में वो पूरे शरीर का ब्लड हमारे हार्ट से गुजरता है। मात्र 1 मिनट में कहीं का भी ब्लड हो, पूरे 1 मिनट में मात्र वो हमारे शरीर का वो एक चक्कर लगा लेता है ब्लड। यानी कहीं भी हो, पैर में भी अगर ब्लड है आपके नीचे या सिर के पास कहीं भी ब्लड है तो वो क्या है, आपके हार्ट में प्यूरिफाई होने के लिए हर एक 1 मिनट में पहुंचेगा। तो ये क्या है कि ब्लड यहां रुक गया ऑर्गन के पास, यहां से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन टिश्यू से फिर सेल में ऑक्सीजन आया। यहां पे क्या आता है, ऑक्सी श्वसन, ATP का टूटना जो हम लोग बताए थे उसमें क्या था कि ऑक्सीजन आता था और टूट के क्या निकलता था, CO2। तो CO2 ऑक्सीजन आया और सेल में क्या हुआ, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी रेस्पिरेशन। तो ऑक्सी श्वसन के बाद यह ऑक्सीजन ले लिया और यहां से CO2 टिश्यू की ओर छोड़ दिया, कौन, सेल। तो CO2 टिश्यू तक आया, टिश्यू जो है CO2 को आगे किसके पास पास कर दिया, ऑर्गन के पास। तो ऑर्गन के पास ऑलरेडी क्या था, पहले से हीमोग्लोबिन आया हुआ था। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्लस O2 आया तो O2 नीचे आ गया, हीमोग्लोबिन यहीं रह गया। तो यहाँ पे देखिए आपका हीमोग्लोबिन है और नीचे से क्या गया, CO2। तो CO2 प्लस हीमोग्लोबिन यानी ऑर्गन जो है आया लेके प्योर ब्लड, जिसको हीमोग्लोबिन प्लस O2 बोलते हैं यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जाएगा लेके क्या, इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त,
जो कि क्या होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जिसका ये है आपका क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन। तो आया क्या लेके प्योर ब्लड और लेके जाएगा ऑर्गेन से क्या आपका इम्प्योर ब्लड यानी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसमें एक चीज ये देखिएगा आप कि आपका प्योर ब्लड का रंग कौन सा होता है बताइए। प्योर ब्लड का रंग आपका रेड कलर का होता है, लेकिन इम्प्योर ब्लड का कौन सा होता है ब्लू या वायलेट बैंगनी। ये आपका क्यों इनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुल जाती है, इसलिए ये क्या होता है इम्प्योर ब्लड हो जाते हैं, इनका कलर चेंज हो जाता है आपके ब्लड का। तो रेड ब्लड कौन सा हो गया प्योर। तो यहां पे आपको बस इतना ही समझना है कि जो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है। ब्लड का काम क्या है कि ऑक्सीजन को लेके आया हार्ट से ऑर्गेन तक, बस इसका काम खत्म। अब ऑक्सीजन खुद जो है यहाँ पे ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल तक चला गया, यहाँ पे ऑक्सीशोषण हुआ, ऑक्सीशोषण होके ऑक्सीजन ले लिया, CO2 आगे बढ़ा दिया, CO2 फिर से वापस जाएगा कहां तक ऑर्गन तक। ऑर्गन पे इसका गाड़ी यानी व्हीकल कौन सा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑलरेडी वेट कर रहा है, तो CO2 प्लस क्या हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ये क्या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा, जिसे हम इम्प्योर ब्लड करते हैं। ये फिर से क्या हो जाएगा हार्ट में आ जाएगा। हार्ट में फिर इसका कौन सा प्रक्रिया होता है प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। ये यहाँ पे प्योर होके फिर से फिर यही प्रक्रिया दोहराते रहता है। ठीक है, ये जब हम हार्ट देखेंगे तो इसको देखेंगे कि हार्ट इसको प्यूरिफाई कैसे करता है। आप यहाँ शॉर्ट में ये देख लीजिए कि आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर कोई आपको क्वेरी है तो आपका कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उसमें भी आपके ये थ्योरी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका क्या हो गया आयरन का यूज हमने देख लिया, आयरन का यहाँ देख लिया हमने। उसके बाद ये क्या हमने देखा कि कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन जो है हार्ट से लेकर सेल तक ऑक्सीजन और CO2 का वापस होता है। ये दो टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ये जहरीली गैस क्यों है। लोग बोलते हैं कि जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैस होती है, सही बात है। तो वो क्यों है, हमने जैसे वहां देखा था कि हार्ट से जो है ये ऑक्सीजन आया किसके साथ Hb के साथ यानी हीमोग्लोबिन के साथ। यहां से फिर क्या है हीमोग्लोबिन वेट करेगा, ऑक्सीजन आगे आएगा, फिर यहां से ऑक्सीजन आएगा। ये हमने देखा था। यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीशोषण होता है। तो ऑक्सीशोषण होता है। अब हम देखते हैं कि वहां पे क्या था हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन था, क्यों वहां से वो टूट के अलग हो जाता। लेकिन ये जो आपका है हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसका क्या इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है एक अस्थायी यौगिक है। क्या है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक अस्थायी यौगिक है। और जैसा कि आपको पता है कि एक अस्थायी यौगिक का जो है वो टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं हो पाता है। तो अगर ये टूटेगा नहीं, वही चीज हमने लिखा था, ये टूटकर अलग नहीं हो सकती है। तो अगर ये मान लीजिए Hb प्लस CO यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा नहीं, तो यहां से आगे ऑक्सीजन कैसे जाएगा या CO कार्बन मोनोऑक्साइड आगे कैसे जाएगा, जाएगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है कि ये यहीं रुक जाएगा। अब अगर यहीं रुक जाएगा तो इसको ऑर्गन को टिश्यू ऑक्सीजन नहीं भेज पाएगी, तो ऑक्सीजन यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपके सेल के पास ऑक्सीजन नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा अगर सेल के पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीशोषण जो है आपका रुक जाएगा क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। समझ रहे बात क्या है ये, एक बार पुनः हम बताते हैं। हीमोग्लोबिन प्लस कार्बो मोनोऑक्साइड यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यह एक अस्थायी यौगिक होता है जो कि टूट नहीं सकता। तो टूटेगा नहीं तो ऑर्गन आगे टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे पाएगा, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देगा तो यहाँ पे सेल में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया नहीं होगी। और ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारे शरीर में क्या है कि सेल में जो है मरने लगेंगे, क्योंकि उनमें एटीपी नहीं बनेगा, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और वो डेड होने लगेंगे। तो डेड होने लगेंगे तो अगर सेल डेड हो गया तो टिश्यू डेड हो गया, टिश्यू डेड हो गया ऑर्गन डेड हो गया, ऑर्गन डेड हो गया तो बॉडी डेड हो गया। तो इसलिए जहरीली गैस है। आप आशा करता हूं ये भी समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने बताया था आपको कि अभी की कॉपर जो है आयरन के रीयूज यानी पुनर्उपयोग के लिए जिम्मेवार होता है, वो कैसे है आपको हम बता चुके हैं कि बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा का जो है कार्य क्या है आरबीसी का निर्माण, रेड ब्लड कार्पोल का यानी ब्लड आप ले सकते हैं एक तरीके से। तो आरबीसी का निर्माण कहां होता है बोन मैरो में। दूसरा काम क्या है स्प्लीन एक हमारे में अंग है जिसे प्लीहा हिंदी में बोलते हैं। इसका क्या काम है, पहला काम तो ये आरबीसी स्टोर करता है,
दूसरा काम है कि ये आरबीसी नष्ट भी यहीं होता है, और इसको क्या बोलते हैं, आरबीसी की कब्रगाह, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आरबीसी नष्ट होते हैं, रेड ब्लड कार्पोल्स स्प्लीन में नष्ट होते हैं। अब हम देखते हैं आरबीसी है क्या। आरबीसी हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन दो वर्ड से मिलकर बना है, हीमो और प्लस ग्लोबिन। हीमो आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन। तो आयरन वही चीज हम देखिए, हीमो आयरन और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या है, आगे उनका काम करने के बाद प्रोटीन तो नष्ट हो गए, और हीमो यानी आयरन जो है, जो उनका कार्य होता है, उनके बाद क्या होता है, ये बॉडी से, तो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब यही चीज ये क्या करता है कि आयरन को कॉपर की उपस्थिति में फिर से बोन मेरो में यानी अस्थि मज्जा में ले जाया जाता है। किसके उपस्थिति में, इसके लिए कॉपर का होना अनिवार्य है। तो कॉपर की उपस्थिति में आयरन को कहां, अस्थि मज्जा में लेके गया, और अस्थि मज्जा में एक बार आयरन चल गया तो फिर से आरबीसी का निर्माण हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि कैसे रीयूज होता है, क्योंकि ये तो बॉडी से ऐसे भी बाहर निकल जाता अगर कॉपर नहीं होता। तो अब कॉपर है तो इसलिए आयरन क्या है, फिर से कहां जाएगा, बोन मेरो में। तो बोन मेरो में जाएगा तो क्या होगा कि पुनः से आरबीसी का निर्माण हो जाएगा, और हमारे शरीर में आयरन का रीयूज यानी पुनर्उपयोग होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, चार्ट देखा, पहला टॉपिक देखा कि आयरन का क्या यूज है, इनका कार्य क्या है, आरबीसी में मिलता है, O2 एंड CO2 का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनके सोर्सेज क्या हैं, पालक हैं, हरी सब्जियां, यकृत मीट, और इनकी कमी से क्या होने वाले रोग हैं, अनीमिया। नेक्स्ट हमने देखा कि हार्ट से सेल तक जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो हमने देख लिया हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो टूट के आगे ऑक्सी शोषण से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जो कि कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, जिसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं, वो होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी हमने देख लिया कि ये Hb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो कि एक अस्थायी यौगिक है, और ये टूटकर अलग नहीं हो पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाता है, कहाँ, सेल के पास। और सेल में अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो सेल क्या होगा, डेड होना शुरू हो जाएगा, और हमारे शरीर में सेल मरने लगेगा। सेल मरने लगेगा तो बॉडी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, सारे हमारे बॉडी पार्ट्स डेड हो जाएंगे, और हमें क्या हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए यह एक जहरीली गैस है। नेक्स्ट हम देखते हैं बोन मेरो, हमने बताया यहाँ आरबीसी का निर्माण होता है, और स्प्लीन में ये नष्ट होता है और स्टोर होता है। तो नष्ट होने से पहले हम ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन है वो तो नष्ट होगा काम करने के बाद, और हीमो यानी आयरन, आयरन बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कॉपर की उपस्थिति है तो आयरन को ये रीयूज करके अस्थि मज्जा में लेके जाता है, जहां फिर से आरबीसी का निर्माण होगा। आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। आगे हम कुछ और मिनरल्स देखेंगे, उसके बाद आपका न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व का चैप्टर यहां खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम आखिरी के कुछ आपके पोषक तत्व मिनरल्स देख रहे हैं, उनमें आगे हम देखते हैं आयोडीन। आयोडीन जिनका सिंबल आई होता है, ये क्या होता है, इनका कार्य थायराइड ग्रंथि जो हमारे शरीर में होती है, थायराइड ग्लैंड्स, उनको हेल्दी रखने में मदद करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो अगर थायराइड ग्लैंड स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, घेंघा यानी गले में सूजन। तो आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा, तो घेंघा। इनके स्रोत कौन से हैं, कौन से खाद्य पदार्थों से इनकी आपूर्ति होती है, तो सी फूड, समुद्री खाद्य उत्पाद, और प्याज, ये दोनों खाने से हमारे शरीर में आयोडीन की कमी पूरी होती है और घेंघा रोग होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो हम ये सोचे रहेंगे कि कुछ नमक आता है जैसे आयोडाइज नमक, आयोडीन युक्त नमक, जिसे टाटा वगैरह का जो नमक कुछ आता है वो आयोडीन युक्त नमक होता है। तो वो क्यों, क्योंकि वो भी तो सी फूड, आपके समुद्र में मिलने वाले जो मिनरल हैं वो आयोडीन उनमें आते हैं उस नमक के थ्रू। तो हमारे शरीर में आयोडीन का भी एक अच्छा महत्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट का हमारे शरीर में क्या यूज है, ये विटामिन B12 यानी साइकोबुलामिन विटामिन जो है उनके निर्माण में हेल्प करता है। तो साइकोबुलामिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अनीमिया। यानी कोबाल्ट अगर हमारे शरीर में कम होगा तो कौन सा, विटामिन B12 यानी साइकोबुलामिन विटामिन नहीं बनेगा, और साइकोबुलामिन विटामिन यानी विटामिन B12 नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में अनीमिया के रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इनकी आपूर्ति के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, दूध और पनीर। तो ये हमने देख लिया आयोडीन और कोबाल्ट। यहाँ पे आपका मिनरल्स खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेसे। रेसेज क्या होता है, रेसेज एक पॉलीसेकेराइड है। कौन सा है, पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे थे जब, तो कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था पॉलीसेकेराइड। यह क्या होता है, प्लांट फैट होता है, यानी
फैट जो है ये प्लांट के थ्रू हमारे शरीर में आता है, जैसे सब्जियां, फल, सलाद, इनके सोर्सेज भी प्लांट फैट हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये सब्जियां, फल और सलाद के थ्रू ही हमारे शरीर में आएंगी, क्या सेलुलोज और स्टार्च के रूप में होते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, इनका जो पाचन है, डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। मानव शरीर में रेसेज का पाचन, डाइजेशन नहीं होता, लेकिन ये पाचन में मदद करते हैं। हमारे शरीर में डाइजेशन में इनका एक अहम रोल होता है, ये पाचन में मदद करते हैं। इनका पाचन कब किस में होता है, तो घास खाने वाले जानवर, जो जानवर घास खाते हैं जैसे बकरी, गाय, भैंस इत्यादि। कुत्तों में इनका पाचन नहीं होगा, क्योंकि वो रेसेज खाने के लिए, उनमें रेसेज का जो डाइजेशन होने के लिए क्या चाहिए हमारे शरीर में, सेलुलोज एंजाइम। रेसेज का पाचन करने के लिए सेलुलोज एंजाइम की आवश्यकता है, जो कि केवल घास खाने वाले जो जानवर हैं उनमें होती है। तो इसलिए रेसेज का जो डाइजेशन है वो सिर्फ घास खाने वाले जानवर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सेलुलोज एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है और वो इसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाटर का हमारे शरीर में क्या यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं इनका पाचन जो है, वाटर का पाचन यानी जल का पाचन जो है, डाइजेशन हमारे शरीर में नहीं होता है, वो अपना काम करके वो बॉडी वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। इनके कार्य क्या हैं, मुख्य रूप से इनके दो कार्य हैं। पहला तो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना, हमारे शरीर का जो तापमान है उसे नियंत्रित करता है कौन, जल। दूसरा ऑर्गेन का, नए नए जो ऑर्गेन्स हमारे शरीर में बनते हैं उनके निर्माण में ये एक अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे आपका जो न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व का चैप्टर था, न्यूट्रिशन का चैप्टर था पोषण, तो पोषण चैप्टर जो है आपका यहाँ पे खत्म होता है। कल से हम शुरू कौन सा चैप्टर करेंगे, डाइजेशन यानी पाचन। तो हमने एक बार देख लेते हैं कि हमने पोषण में क्या क्या देखा, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पोषण क्या है, पोषण की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, इनके अंदर में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स देखा कौन कौन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स अलग अलग टाइप के देखा, मिनरल्स कौन कौन से हैं हमारे शरीर में, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके कमी से हमारे शरीर में कौन सी डिजीज हो सकते हैं। ऊपर से हमने देखा कि हमारे शरीर में जो है ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन CO2 और OT का कैसे करता है, और उसके अलावा हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है वो जहरीली गैस हमारे शरीर के लिए कैसे, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो हमने देखा। तो इत्यादि चैप्टर का हमने जो स्टडी इस क्लास में किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डाइजेशन। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, और बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।